हाँ जी। हमारा 12th क्लास का एक टॉपिक चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में हमने पिछली क्लासों में एड्स और कैंसर रोग देखे थे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी जिसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम होगा टीकाकरण, वैक्सीनेशन होगा। तो टीकाकरण क्या होता है, किस वैज्ञानिक को टीकाकरण का जनक करते हैं, किस वैज्ञानिक ने कौन सा टीका बनाया है और टीके कौन सी पीढ़ी के कितने प्रकार के होते हैं, सब की चर्चा आज की क्लास में होगी। तो देखिए टॉपिक शुरू कर रहे हैं टीकाकरण। सबसे पहले वैक्सीनेशन, जिसे आप इंग्लिश में करते हो, ठीक है। कुछ बेसिक बातें हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। जो टीकाकरण है, इस टीकाकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग, टीकाकरण जो जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुई पास्चर ने किया। लुई पास्चर ने किया, ठीक है। याद रहे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो टीकाकरण शब्द है, वैक्सीनेशन जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग लुई पास्चर ने किया था। इसके बाद की बात करें तो ये जो लुई पास्चर है, एक बात और याद रखनी है, इसे बैक्टीरियोलॉजी के पिता कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, वो भी है लुई पास्चर। देखिए, अगर आपको पूछे कि जीवाणु की खोज किसने की, तो आपका उत्तर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसने सबसे पहले माइकोप्लाज्मा नामक एक जीवित कोशिका की खोज की थी। और माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया था। तो सबसे पहले बात याद रखना आपको कि अगर बैक्टीरिया की खोज के बारे में पूछे तो वो तो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जबकि बैक्टीरियोलॉजी के पिता, जिसमें हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, उसके पिता किसे कहा जाता है, लुई पास्चर को, ठीक है। तो टीकाकरण में पहला बिंदु याद रखना है कि जो टीकाकरण शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। जो लुई पास्चर है, इन्होंने सबसे पहले 1880 में रेबीज, एंथ्रेक्स और मुर्गी के अंदर एक टीका होता है जिसका नाम है कोलेरा, इन टीकों की खोज की थी। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि 1880 में लुई पास्चर ने रेबीज, एंथ्रेक्स, रेबीज का टीका, एंथ्रेक्स का टीका और मुर्गी के अंदर एक टीका होता है जिसका नाम है कोलेरा का टीका, ठीक है। इन टीकों की खोज की थी लुई पास्चर ने, ठीक है। अब याद करना है कि जो ये टीकाकरण शब्द है, वैक्सीनेशन जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था। लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था, कौन सा शब्द, वाका। इस शब्द से ये टीकाकरण शब्द यानी वैक्सीनेशन शब्द बना है और इसका अर्थ होता है हिंदी में काऊ, गाय होता है। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, गाय या काऊ, ठीक है। तो देखिए, जो वैक्सीनेशन शब्द है या जो टीकाकरण शब्द है, ये लैटिन भाषा के एक शब्द था वाका, इससे लिया गया है और इसका अर्थ होता है काऊ या गाय, ठीक है। अब बात करें आगे की, तो जो ये टीकाकरण है, इस टीकाकरण के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के जनक, ये अलग है, ये है टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर, वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर, इन्हें कहा जाता है टीकाकरण के जनक। फादर ऑफ वैक्सीनेशन वो है एडवर्ड जेनर, जबकि टीकाकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुई पास्चर ने किया। ये बात याद रखना, कंफ्यूजन मत रखना। टीकाकरण के जनक पूछे तो वो होगा एडवर्ड जेनर और टीकाकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुई पास्चर ने किया, ये बात भी याद रखना। अब ये जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने सबसे पहले 1796 में दो टीके बनाए थे, एक काउफॉक्स
और एक टीका बनाया था स्मॉल फॉक्स, स्मॉल फॉक्स। इन्होंने ये दो टीके बनाए थे, एक काउ फॉक्स और एक स्मॉल फॉक्स। इन दोनों टीकों को इन्होंने किया, एक बच्चा था जिसका नाम था जेम्स फिप्स, इस बालक के अंदर इन्होंने टीका लगाया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टीकाकरण जो शब्द है ये तो लुई पास्चर ने दिया, और टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने 1796 में काउ फॉक्स और स्मॉल फॉक्स के दो टीके बनाए थे, और इन दोनों टीकों को इन्होंने एक बालक, एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम था जेम्स पिप्स, इस बच्चे के अंदर इन्होंने टीका लगाया रेबीज का, सॉरी काउ फॉक्स और स्मॉल फॉक्स। ठीक है, अब देखेंगे हम टीकाकरण क्या है और टीका क्या है। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं टीकाकरण की परिभाषा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आप रफ करते हैं। टीकाकरण क्या है, तो देखो आपके बायोलॉजी के अनुसार परिभाषा क्या होगी कि किसी असक्रिय या मृत सूक्ष्मजीव या उससे निकलने वाले विष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर के अंदर प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है, तथा जो पदार्थ प्रवेश कराया जाता है शरीर के अंदर उसे टीका कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी असक्रिय या मृत सूक्ष्मजीव, मरे हुए माइक्रोब्स, मृत सूक्ष्मजीव या इनसे निकलने वाला विष की अति सूक्ष्म मात्रा को शरीर में प्रवेश करवाना टीकाकरण कहलाता है। तथा जो पदार्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसे टीका कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, यह है टीकाकरण और टीके की परिभाषा कि किसी असक्रिय या मृत सूक्ष्मजीव या उससे निकलने वाले विष की थोड़ी सी मात्रा, अति सूक्ष्म मात्रा का मतलब है बहुत कम मात्रा, उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराना टीकाकरण कहलाता है, वैक्सीनेशन कहलाता है। तथा जो पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, अभी जो टीका होता है ये क्या होता है, तो देखिए टीके में मृत कोमा कमजोर संवर्धित प्रतिजन होते हैं, एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं जब किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है तो ये निष्क्रिय प्रतिजन
इस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर प्रतिरक्षियों का यानी एंटीबॉडीज का के निर्माण को प्रेरित करते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर बनेंगे ये हमें लंबे समय तक मतलब 6 माह से लेकर जीवन पर्यंत जब तक आप जिएंगे तब तक ये आपको शरीर के अंदर संक्रमण से बचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको टीकाकरण में कुछ याद रखनी है कि टीकाकरण किसे कहते हैं। किसी असक्रिय या मृत सूक्ष्म जीव या इनसे निकलने वाला जो विष होता है, पॉइजन होता है, उसकी बहुत कम मात्रा को लेकर अगर शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं तो उसे तो कहते हैं टीकाकरण, और जो पदार्थ अंदर प्रवेश करवाया है उसे कहते हैं टीका या वैक्सीन। टीके के अंदर क्या होता है, तो टीके के अंदर मृत, कमजोर, संवर्धित एंटीजन होते हैं, प्रतिजन होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है तो उसमें ये जो निष्क्रिय एंटीजन है ये उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उसमें एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करेंगे, और ये एंटीबॉडीज व्यक्ति को 6 माह से लेकर जीवन पर्यंत तक संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि टीकों का जो वर्गीकरण किया गया है वो उनके निर्माण की पीढ़ी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं अब टीकाकरण की तीनों पीढ़ियां जिसके अंदर टीके बने थे कौन कौन से हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है प्रथम पीढ़ी के टीके, दूसरे आते हैं द्वितीय पीढ़ी के टीके, तीसरे आते हैं तृतीय पीढ़ी के टीके। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। मैंने बोला है कि पहला है प्रथम पीढ़ी के टीके, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी के टीके, और तीसरा है तृतीय पीढ़ी के टीके। अब ये क्या होते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के जो टीके होते हैं ये जीवित या मृत एंटीजन का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे रेबीज का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया, टिटनेस का हो गया, डिफ्थीरिया का हो गया, ये सारे के सारे जो टीके हैं ये प्रथम पीढ़ी के टीके हैं। लेकिन जो द्वितीय पीढ़ी के टीके इनको आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसमें हम पढ़ेंगे डीएनए पुनर्योजन तकनीक, उसके द्वारा इन टीकों को बनाया गया है। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा टीके बनाए जाते हैं उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, और इस विधि के द्वारा हेपेटाइटिस बी का टीका बनाया गया। और तीसरा हम पढ़ेंगे तृतीय पीढ़ी के टीके जो कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा बनाए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो टीके का वर्गीकरण है उनके ऊपर देखते हैं। टीकों का वर्गीकरण, 3 पीढ़ियों में बने। पहला बिंदु ये याद रखना आपने, पहला है प्रथम पीढ़ी के टीके। प्रथम पीढ़ी के टीके जो प्रथम पीढ़ी के टीके, इनमें क्या याद रखना है कि इन्हें जीवित या मृत प्रतिजनों का उपयोग करके, मृत प्रतिजनों का उपयोग करके बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे रेबीज का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया, टिटनस का टीका हो गया, डिफ्थीरिया का टीका हो गया, टाइफाइड का टीका हो गया आदि। ये सब प्रथम पीढ़ी के टीके हैं जिसमें जीवित या मृत प्रतिजनों का उपयोग किया और इनको बनाया था। दूसरा आते हैं द्वितीय पीढ़ी के टीके। द्वितीय पीढ़ी
के टीके। जो द्वितीय पीढ़ी के टीके, इनमें क्या याद रखना आपको कि इन टीकों को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कौन सी विधि? मोस्टली डीएनए पुनर्योजन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन मेथड, डीएनए पुनर्योजन तकनीक विधि द्वारा बनाया जाता है, विधि द्वारा बनाया जाता है तथा इनके साइड इफेक्ट, जो पार्श्व प्रभाव होते हैं वो नहीं होते, साइड इफेक्ट नहीं होते। अब इसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे कौन सा? हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक है। अब तृतीय पीढ़ी के टीके में क्या होगा, तो देखिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं ऊपर। यहां पर देखिए, साथ साथ में नोट करते रहिए। देखिए, तीसरा है, लास्ट टॉपिक है, तृतीय पीढ़ी के टीके। जो तृतीय पीढ़ी के टीके हैं, इनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल मेथड से। और ये जो टीके होते हैं ये शुद्ध होते हैं और प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, टीका व टीकाकरण। क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिपीट करते हैं, फिर इस क्लास को खत्म करते हैं यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, यह शब्द या इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज, एंथ्रेक्स और मुर्गियों के अंदर कॉलेरा टीकों की खोज की थी। टीकाकरण जो शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, उसका अर्थ होता है गाय, हिंदी में काऊ होता है। ठीक है, फिर टीकाकरण के जो जनक है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में काऊ फॉक्स और स्मॉल फॉक्स 2 टीके बनाए थे। इन दोनों टीकों को एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम था जेम्स पिप्स, उस बच्चे के अंदर प्रवेश करवाए। फिर टीकेकरण या टीके की परिभाषा आती है कि किसी असक्रिय या मृत सूक्ष्म जीव या उससे निकलने वाला जो विष है उसकी सूक्ष्म मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा लेकर आप किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करवा रहे हो तो उसे टीकाकरण कहते हैं। और जो पदार्थ अंदर प्रवेश कराया जाता है उसे टीका कहते हैं। टीके के अंदर मृत, कमजोर, संवर्धित एंटीजन होते हैं। जब किसी व्यक्ति को टीका लगाएंगे तो वो निष्क्रिय एंटीजन, निष्क्रिय प्रतिजन उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाएगा और एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करेगा। और जो एंटीबॉडीज बनेगी वो आपको 6 माह से लेकर जीवन पर्यंत, आप जब तक मरेंगे तब तक वो काम करेगी। फिर हमने टीकों का वर्गीकरण किया था इनके बनने की पीढ़ियों के आधार पर। 3 प्रकार के टीके थे। प्रथम पीढ़ी के टीके, प्रथम पीढ़ी के जो टीके हैं इनको जीवित या मृत प्रतिजनों का उपयोग करके बनाते हैं, जैसे रेबीज का टीका है, पोलियो का है, टाइफाइड का है, डिप्थीरिया का है, टिटनस का है। द्वितीय पीढ़ी के टीके में क्या याद रखना है, इसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसमें मोस्टली डीएनए पुनर्जीवन तकनीक आती है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, इस विधि के द्वारा बनाए गए हैं। और इस द्वितीय पीढ़ी के जो भी टीके हैं इनके साइड इफेक्ट कम होते हैं। और एक एग्जांपल आपको याद रखना है, हेपेटाइटिस बी का टीका। तृतीय पीढ़ी के टीके जिनको आर्टिफिशियल मेथड द्वारा बनाया जाता है, और इनके जो ये तृतीय पीढ़ी के जो टीके होते हैं ये शुद्ध होते हैं और प्रभावी होते हैं। ठीक है,
धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।